आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सवालों को। वीडियो के अंदर हम बहुविकल्पीय प्रश्न और इसी के साथ साथ अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं। और एक एक चैप्टर रहेगा और एक एक चैप्टर के साथ साथ उसके जितने भी इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और जितने इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो दोनों मैं आपके लिए कवर करूंगी। एक चीज अपने मन में आज ही डिसाइड कर लो, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ना है, चाहे जिससे आप पढ़िए, एक प्लेटफॉर्म पे पढ़िए। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता उन्हीं के साथ आप लगातार बने रहिए, ठीक है। आपको बार बार चेंज नहीं करना है। जैसे आप मुझसे अगर आज पढ़ रहे हैं तो आज ने आपने पहला स्टार्ट किया है तो इसके आगे की जो वीडियोस आएंगी आपको रेगुलर उसको पढ़ते रहना है। ये नहीं कि आज की इसका पढ़ लिया कल उनका पढ़ लिया, ऐसे नहीं करना है। पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है और पहले मन में संकल्प बना लीजिए कि आपको कितना एग्जाम में टारगेट करना है। जब तक आप टारगेट करके पढ़ाई नहीं करोगे तब तक तो आपका मार्क्स कम ही रहने वाला है। आप एक अच्छा टारगेट बनाइए जिससे आप उसको अचीव करने के पीछे लग जाइए और जहां से आपको खुद में समझ आता है कि हाँ ये कंटेंट हमारे लिए बेस्ट है, हम इसको पढ़ करके अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उसी के साथ बस कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप बच्चों कोशिश ये करिएगा कि जब मैं आंसर करूं तो आप उसके पहले अपना आंसर निकालें, ठीक है। अपने मन में पहले से ही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, आंसर सोच के रखिए। जैसे ही मैं आपको आंसर कराऊंगी उससे पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का हमारा है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत बार पूछा गया है और बार बार ये रिपीटेड सवाल है, बार बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आंसर अपने मन में सोच लीजिए, आंसर कौन सा बनेगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एम और एस का क्या मतलब है, मीटर, और एस का मतलब है सेकेंड, और ये जो स्लैश आपको दिख रहा है इसका मतलब है प्रति, ठीक है। अब एक चीज और, आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब मैं आपसे यहीं से एक सवाल और पूछना चाहूंगी, क्या प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है या नहीं। सोचिए थोड़ी देर, फिर इसका आंसर भी थोड़ी देर बाद मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप सोचिए इसको अपने मन में। दूसरा सवाल है हमारा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ऑप्शन है अनंत, -25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी +25 सेंटीमीटर या ऑप्शन बी 0। तो जो समतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। तीसरा सवाल है, अदीप्त प्रकाश का स्रोत कौन सा है, सूर्य, तारे, चंद्रमा या बल्ब। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अदीप्त प्रकाश का स्रोत है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी चंद्रमा सवाल का सही जवाब होगा। अब समझते हैं कि अदीप्त प्रकाश क्या होता है। इससे आपसे अति लघु भी पूछा जा सकता है। तो अदीप्त प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसमें खुद का या फिर ऐसा स्रोत जिसमें अदीप्त प्रकाश का जो स्रोत होता है, ऐसा स्रोत जिसमें स्वयं की रोशनी नहीं होती है। अब आप सोचेंगे चंद्रमा तो हमें चमकीला दिखता है पर उसमें स्वयं की रोशनी क्यों नहीं होती। उसमें स्वयं की रोशनी जो हमको चमकीला दिखाई देता है वो सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, वो इसलिए हमें चमकीला दिखता है। वो असलियत में उसके पास खुद की कोई रोशनी नहीं होती है, इसीलिए उसको अदीप्त प्रकाश का स्रोत कहा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा, यानी कि ऑप्शन सी सवाल का सही उत्तर होगा। चौथा सवाल है, आपतन कोण सदैव बराबर होता है किसके, परावर्तन के या अपवर्तन के या 90 डिग्री के या 45 डिग्री के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब मैं आंसर कर रही हूँ लेकिन आप अपने मन पहले से ही सोच लीजिए आंसर क्या होगा। आपका आंसर मेरे आने से पहले आना चाहिए, इससे ये होगा कि अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी कितनी तैयारी हुई है। तो आप टेस्ट भी कर सकते हो इसी के साथ साथ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है बच्चों, परावर्तन के बराबर होता है। आपतन कोण को हम किससे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। ये आपतन कोण और परावर्तन क्या है, ये वाला है परावर्तन कोण। आई होता है आपतन कोण और आर होता है परावर्तन कोण, ठीक है। चलिए पांचवा सवाल देखेंगे, निम्न में से पारभासक माध्यम है कौन सा। ऑप्शन है वायु, कांच, दीवार या घिसा हुआ कांच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारभासक माध्यम क्या है, घिसा हुआ कांच क्या है, एक पारभासक माध्यम है। सवाल ये सारे रिपीटेड सवाल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी सवाल स्किप मत करिएगा प्लीज। मैं आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपने स्किप कर दिया तो समझ लो आपके नंबर चले जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, और अब मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, क्या सवाल पूछा था कि क्या जो है वो प्रकाश, क्या जो प्रकाश है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो पहले क्वेश्चन में छिपा हुआ है।
आपसे देखो, ध्यान से पूछा गया है, ध्यान से देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यही तो पूछा गया है। और निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हवा नहीं होती, वही जो माध्यम होता है वो निर्वात कहलाता है। अब जहाँ पे हवा नहीं होती है वहाँ पे अगर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हमारा आंसर मिल गया, क्या मिला, हाँ, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वो निर्वात में चल रहा है तो वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, निर्वात मतलब वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर हवा बिल्कुल नहीं होती। तो अगर प्रकाश निर्वात में चल रहा है तो सिंपल सा है ना कि उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरीके से भी आपसे सवाल घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हर तरीके से मैं आपको बिल्कुल एकदम फिट एंड फाइन कर दूंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। बस इसी के साथ ऐसे ही मेरे साथ बस बने रहिएगा। चलिए, अब हमने कर लिया बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम करने वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे इस वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक समझ में आया कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, चलिए अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या आप अब तैयार हैं बहुत इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ने के लिए? तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। पहला सवाल हमारा है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? अब आपको बताना है। अब देखो, मेरे बताने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, कोशिश यही करिएगा। नहीं आता है कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर। चलिए, पहला जो सवाल है वो क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? तो याद रखिएगा, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब यहाँ से आपसे दूसरा सवाल ये बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ये तो पहला सवाल हो ही गया। इससे रिलेटेड दूसरा सवाल ये बन सकता है कि जो प्रकाश जो है तरंग दैर्घ्य होता है, इसमें जो एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। मतलब आपसे पूछा जाए 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। बहुविकल्प अति लघु में पूछा जा सकता है, बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। वो तो एग्जामिनर के ऊपर है ना, वो किस तरीके से घुमाएगा आपको। तो याद रखिएगा कि जो एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है। ओके, चलो फिर दूसरा सवाल देखते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, चित्र सहित समझाइए। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित को समझाइए। आपसे उसमें अभिसारी और अपसारी दोनों पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि जो अभिसारी होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित करने का काम करता है, अभिसारी। ठीक है, अभिसारी का जो चित्र बनता है वो कैसे बनता है, इस तरीके से। ठीक है, मतलब जो अभिसारी होता है, जो अभिसारी लेंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश की जो किरणें होती हैं उनको एक जगह पर फोकस कर देते हैं, एक जगह पर पॉइंटेड कर देते हैं। ये वो तो हो गया अभिसारी। लेकिन अगर अपसारी पूछा जाए तो अपसारी क्या करता है, इसी फिगर को उल्टा कर दो। कैसे, देखो, यहाँ से प्रकाश निकली, वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से वो अलग अलग जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको दूर दूर फैला देती है। तो कौन हो गया, अपसारी। लेकिन अभिसारी कौन होता है, जो प्रकाश की किरणों को एक जगह पर केंद्रित कर देता है। ठीक है, समझ आया। चलो फिर तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा तो समझा दिया साथ साथ में ही। अब अपसारी और अपसारी के पास चित्र बना दूं। देखो, ये हो गया अभिसारी, और अपसारी के लिए ऐसे इसको फैला दो, इसी के उल्टा कर दो बस। ठीक है, चलो चौथा सवाल है, प्रकाश के परावर्तन को समझाइए। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, देखिएगा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पॉलिशदार तल से टकराती है तो टकराने के बाद वह तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग क्या होता है, उस सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यही जो क्रिया होती है इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझेंगे। मान लीजिए कोई एक पॉलिशदार चिकनी तल है ये, ठीक है, इस पे हम लगा देते हैं पॉलिश, बहुत सारा पॉलिश। ठीक है, तो ये हमने लगा दिया इसके ऊपर पॉलिश। अब कोई यहाँ पे प्रकाश की किरण आई और टकराने के बाद उसी माध्यम में, माध्यम कैसा है, ये वायु का माध्यम है। ठीक है, तो इस माध्यम से आई और इससे टकरा रही, फिर वापस उसी माध्यम में चली जा रही है। तो यही क्रिया जो होती है वो क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब जो प्रकाश का परावर्तन है इसके दो नियम भी होते हैं, है ना। ये होता है इसका अभिलंब। ठीक है, ये हो गया m और ये हो गया m डैश। ठीक है, तो ये जो किरण आई, ये जो किरण आई, इसको कौन सी किरण कहा जाता है, आपतित किरण, आपतित किरण। और इसको कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और ये जो बिंदु है इसको क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं।
क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र समझा दे रही हूँ ताकि आप समझ लीजिएगा, आपको बार बार रिवीजन कराऊंगी तो याद हो जाएगा। एन यहाँ पे क्या है, अविलंब है। रिवीजन की टेंशन मत लो, बॉस है आपके साथ तो आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया अविलंब। अब यहाँ से जो आपतित किरण है और ये जो अविलंब है, इनके साथ जो बीच में ये कोण बन रहा है, ये क्या होता है, आपतन कोण होता है, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। अब ये जो परावर्तित किरण है, जब वो अविलंब के साथ ये जो कोण बनाएगी, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, अच्छा देखो यहाँ पे जो अविलंब बन रहा है और ये जो दर्पण है, इसके बीच का ये जो कोण है वो कितना होगा, ध्यान से देखो, 90 डिग्री होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगी तो वहां पे ये जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। चलो, अब प्रकाश के परावर्तन को समझिए। चलिए, प्रकाश के परावर्तन कितने प्रकार का होता है, जो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बस मजा लेके पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं, डोंट वरी। चलो, अगला सवाल देखो, अखबार प्रिंटिंग किसका उदाहरण है। अब जो अखबार की प्रिंटिंग होती है वो किसका उदाहरण होता है, अखबार प्रिंटिंग विसरित परावर्तन का उदाहरण होता है। किसका उदाहरण है, विसरित परावर्तन का। जितना अच्छा मैं कंटेंट आपको दे रही हूँ ना, इतना अच्छा सच में कोई नहीं देगा, सच में कोई नहीं देगा। आप पेड बैच भी लेके पढ़ोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। देखो, अब जो अखबार प्रिंटिंग होती है वो किसके कारण से होती है, किसका उदाहरण है, ये विसरित परावर्तन का उदाहरण है। अभी हम समझेंगे विसरित परावर्तन क्या होता है, ठीक है, डोंट वरी, टेंशन मत लो। देखो, परावर्तन के नियम को समझाइए। यहाँ पे हमने पढ़ा कितने प्रकार का होता है, तो लिखा हमने 2 प्रकार। नीचे क्या है, परावर्तन के नियम को समझाना है आपको, ठीक है। नियम तो यही था ना दोनों जो मैंने भी बताया था, ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलो, 7वां भी डन हो गया। 8वां सवाल देखो, समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखो, अब समतल दर्पण बोला गया है, किसे कहते हैं, आपको इसकी डेफिनेशन बतानी है। खैर, हम समतल दर्पण का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशन हमें सबसे पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम पढ़ लेते हैं। समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण लिखिएगा या समझते रहिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या होता है, समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, वो क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। जिसका परावर्तक जो पृष्ठ होता है वो समतल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। अब देखो, ये हो गया हमारा समतल दर्पण, ठीक है। इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। अगर मान लीजिए आपकी हाइट 180 160 मीटर मानना है केवल, ठीक है। अब मान लीजिए कि चलो कोई बात नहीं, इसको मैं मिटा दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं, आपने समझ लिया है इसको। चलो, उसको मैं इरेज कर देती हूँ, मिटा दिया है मैंने। मान लीजिए क्या है, कोई एक बंदा है, आप में से ही कोई एक हो, समझ लो कौन है। इसकी जो हाइट है वो क्या है, 160 मीटर है, ठीक है। अब ये खुद को एक समतल दर्पण के सामने देख रहा है, ठीक है। तो ये अपना जो फिगर है वो पूरा पूरा इसमें देख सके, इसलिए इस जो समतल दर्पण है इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सवाल इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है, 8वां नहीं 9वां सवाल है, ठीक है, लिख लो 9वां सवाल। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 160 मीटर की है और वो किसी समतल दर्पण के सामने खुद की पूरी पिक्चर को देखना चाहता है, तो इस जो ये मिरर है आपके सामने समतल दर्पण, इसका जो हाइट है वो कितना होना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर जितना भी इंसान जितना भी लंबा है उसका जस्ट आधा होना चाहिए किसकी, मिरर की हाइट। तो 160 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। मान लीजिए 160 के लिए आपको 80 दे रखा होता तो यहाँ हाइट क्या हो जाती, 40 हो जाती। यहाँ पे 40 होता, यहाँ पे 20 हो जाता। यहाँ पे मान लो 200 होता तो यहाँ पे 100 हो जाता। जितना हाइट इंसान की सामने, देखो इंसान ही नहीं, कोई भी चीज उसके सामने अगर रखी होगी, जितनी हाइट की वो होगी, उस समतल दर्पण का जो हाइट होगा उससे जस्ट आधा हो जाएगा, ठीक है। तभी वो अपनी पूरी पिक्चर को उसमें देख सकता है। समझ आया। मान लीजिए मार्कर है, मैंने समतल दर्पण के सामने उसको रखा। मान लीजिए इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है, तो समतल दर्पण कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए, मतलब जस्ट इसका आधा होना चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, अभी हमने देखा जो अखबार प्रिंटिंग होती है उसके बारे में भी बताया था ना, तो चलो अब उसको पढ़ते हैं। 10वां सवाल लिखिएगा, परावर्तन के प्रकार बताइए। परावर्तन के प्रकार बताइए, ठीक है। ये हमारा आज का 10वां सवाल है जो कि लास्ट है, ठीक है। चलो, परावर्तन के प्रकार। अब परावर्तन के प्रकार में 2
दो होता है, एक तो होता है विसरित परावर्तन, विसरित और नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। चलो नियमित लिख के छोड़ दो ना, समझ तो गए हो कि आगे परावर्तन है, ठीक है। चलो अब देखो नियमित। अब विसरित परावर्तन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि प्रकाश की जो किरण है, विसरित परावर्तन वो परावर्तन होता है जिसमें जो प्रकाश की किरण है वो किसी खुरदुरे सतह से टकराती है। मान लीजिए क्या है, खुरदुरा सतह, थोड़ा सा इसको और खुरदुरा बनाते हैं, थोड़ा अच्छा बना दिया हमने। तो देखो अब ये जो प्रकाश की किरण है इससे टकराएगी और अलग अलग माध्यम में, मतलब विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगी, ठीक है। मतलब कि जो विसरित परावर्तन होता है वो क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे सतह से टकराती है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार के जो परावर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। और यही एग्जाम्पल है किसका, न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग का, ठीक है। अब नियमित परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो जो प्रकाश की किरण है वो एक ही दिशा में जाएगी, है ना। वो किस दिशा में जाएगी, वो एक ही दिशा में जाएगी। वो कौन सी दिशा में जाएगी बच्चों, एक ही दिशा में चली जाएगी, जिसे हम कहते हैं क्या, नियमित परावर्तन। समझ आया। चलो अब आपसे यहाँ से कंडीशन मैं पूछूं कि जो हमारे घरों में कांच की खिड़कियां लगी होती हैं, कांच के जो गेट लगाए जाते हैं खिड़कियों के ऊपर, वो किस तरीके से होते हैं, वो खुरदुरे होते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं, खुरदुरे इसीलिए बनाए जाते हैं जिससे उसमें क्या हो सके, विसरित परावर्तन। विसरित का दूसरा नाम क्या है, अनियमित परावर्तन। ये इसलिए होता है ताकि जब सूर्य का प्रकाश है तो डायरेक्ट हमारी आंखों में न लग के वो अलग दिशाओं में फैल जाए, जिससे ज्यादा सूर्य की रोशनी हमारे घर के अंदर, मतलब हमारी आंखों को इफेक्ट ना कर सके, वो बाहर से ही कई अलग दिशाओं में फैल जाए, या फिर अंदर आने के बाद भी वो पूरी चारों तरफ से फैल जाए। तो इससे क्या ये प्रॉफिट होता है, विसरित परावर्तन जो मतलब कांच की जो खिड़कियां वो चिकनी नहीं बनाई जाती, वो खुरदुरी बनाई जाती है, इसलिए ताकि सूर्य की रोशनी अंदर आए तो एक ही जगह पे फोकस ना हो, अलग अलग दिशाओं में फैलती रहे, और इससे जो है हमारी आंखों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और चारों दिशाओं पे रोशनी भी रहेगी। तो इतना आज हमने समझा, क्या हमने समझा, ये क्या होता है, एक विसरित परावर्तन, ये होता है नियमित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन का दूसरा नाम क्या है, अनियमित परावर्तन। क्या होता है, अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये 10 के 10 सवाल आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। जो अति लघु कराया वो भी है, जो बहुविकल्पीय कराया है वो भी। इसके पहले बहुविकल्पीय सीरीज चल रही थी, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है और बायोलॉजी का अलग है, और सामाजिक विज्ञान का भी अलग है। तो अगर आप उसको प्रॉफिटेबल ज़्यादा आपको लगता है तो वो वाला वीडियो पढ़ लीजिए, नहीं तो ये वाला पढ़ ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छे से प्रिपेयर तैयार है बिल्कुल, तो उनको केवल बहुविकल्पीय फटाफट रिवीजन करना है, तो उसके लिए वो सीरीज हो गई। लेकिन ये वाली सीरीज आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है अपने सिलेबस के अंदर तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।